हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बात करेंगे आज कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने रेसे में काफ़ी रेसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या थे कि कुछ प्राणिज जगत के रेसे थे और कुछ कैसे रेसे थे, वो वानस्पतिक जगत के थे, सेलुलोजिक रेसे थे। तो आज हम लोग कौन सा रेसा पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव निर्मित रेसा, यानी कौन से रेसे ऐसे हैं कि जिनको मतलब कुछ केमिकल या घोल वगैरह मिलाकर, मतलब कुछ घोल बनाकर तैयार करके उसके बाद क्या है कि स्पिनरेट से गुजार कर उसके बाद तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव निर्मित रेसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है? मानव निर्मित रेसा। तो मानव निर्मित रेसा की बात करेंगे तो मानव निर्मित रेसा है क्या कि देखिए इसे मानव निर्मित रेसा क्या है? रेयान है ना। रेयान को क्या आज हम लोग रेयान के बारे में पढ़ेंगे। और रेयान को क्या और किस नाम से जानते हैं? इसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? पुनः नियोजित रेसा भी बोलते हैं। तो इसको रेयान को पुनः नियोजित रेसा बोलते हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कई चीज़ों का निर्माण करके, मतलब इस तरीके से उसके बाद ये क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है क्या कि पहला मानव निर्मित, अगर बात की जाए पहला मानव निर्मित रासायनिक रेसा, तो पहला मानव निर्मित रासायनिक रेसा ना, ये एक क्वेश्चन मान लीजिए ये हो गया। अगर यहीं पर थोड़ा सा इसको बदल दिया जाए और कहा जाए कि पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेसा, क्या कहा जाए? पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेसा अब बताइए कि इसमें पहला मानव निर्मित ये क्या है? ये पहला मानव निर्मित रासायनिक रेसा है और ये पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेसा है। दोनों में क्या हो गया? अगर मतलब पूछा जाए कि पहला मानव निर्मित रासायनिक रेसा, तो उसे क्या बोलेंगे? वो क्या है? नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। और अगर यहीं पर पूछा जाए पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेसा, तो उसको क्या बोलेंगे? रेयान बोलेंगे ना। तो यानी ये पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेसा हो गया, उसको रेयान बोलते हैं। ये पहला मानव निर्मित रासायनिक रेसा हो गया, उसे नायलॉन बोलते हैं। अच्छा, ये जो रेयान है इसके पिता कौन है, यानी फादर ऑफ रेयान, तो ये कौन है? तो इसे बोलते हैं काउंट। तो कौन है इनके पिता? फादर ऑफ रेयान यानी काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। ये कौन है? ये रेयान के पिता हैं ना। तो रेयान के पिता किसे कहा गया? यानी फादर ऑफ रेयान काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। अच्छा, हम लोगों ने क्या समझा कि रेयान क्या है? पुनः नियोजित रेसा है। रेयान पुनः नियोजित रेसा है। पहला मानव निर्मित रासायनिक रेसा कौन सा है? तो नायलॉन हो गया। पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेसा तो रेयान हो गया। रेयान के पिता यानी फादर ऑफ रेयान कौन है? तो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट हैं। और आगे क्या देखते हैं कि ये क्या हो गया कि इसमें देखिए ये क्यों सेलुलोजिक रेसा कहा गया? तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ मात्रा में सेलुलोज और कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? केमिकल। तो कुछ मात्रा में इसमें सेलुलोज पाया जाता है और कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है कि केमिकल पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें यानी रेयान बनाने के लिए
कुछ मात्रा में सेलुलोज का यूज़ करते हैं और कुछ मात्रा में केमिकल को मिलाते हैं, यानी दोनों मिलाकर क्या करते हैं कि दोनों जब मिला लेते हैं तो ही क्या होता है कि रेयॉन का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि इसमें कुछ मात्रा में सेलुलोज और कुछ मात्रा में केमिकल पाया जाता है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, यानी कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, रेयॉन को कृत्रिम सिल्क यानी कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि अब हम इसको समझेंगे कि आर्टिफिशियल सिल्क इसे कहा क्यों जाता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल सिल्क इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिल्क होता है, जो रेशम होता है ना, वो बहुत महंगा था ना। तो क्या है कि रेशम बहुत महंगा होता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रेशम के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा है तो वो किस कीड़े की वजह से होता है, मतलब किस कीड़े को मार कर या किस कीड़े के द्वारा उसका उत्पादन होता है। तो किस कीड़े से होता है, वो बॉम्बेक्स मोरी ना। तो ये कीड़ा होता है जिसके मुख के ऊपर क्या होता है, 2 छिद्र होते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिनरेट ना। और स्पिनरेट बोलते हैं वहीं से जो लार निकलता है उसी को, मतलब जो लार्वा बोलते हैं, उसी से जो निकलता है उसी से किस चीज़ का निर्माण होता है कि रेशम का निर्माण होता है। लेकिन आप जानते हैं कि मतलब इतना छोटा सा, मतलब कितने कीड़े को मार कर या कितने कीड़े को मतलब मार कर या किस कीड़े के पाल कर उसके बाद कितना मतलब रेशम का निर्माण किया जाता होगा। तो इसी वजह से क्या है कि इसे मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है, कितने कीड़ों को मारना पड़ता है, इसीलिए रेशम का निर्माण होता है। और रेशम इसी वजह से बहुत महंगा होता है ना। रेशम बहुत महंगा होता है और उसी के बराबरी पर उसको सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, बहुत लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है कि उसे कपड़ों का राजा या रानी भी बोलते हैं ना, रेशम को ना, वस्त्र की रानी बोलते हैं, इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेशम होता है वो बहुत महंगा होता है। अच्छा, क्या है, रेशों का राजा ना, इसीलिए मतलब अगर राजा की बात करेंगे तो देखिए, अगर रेशम है तो ऑप्शन में रेशम लगेगा, वरना मतलब टिक किया जाएगा। अगर रेशम ऑप्शन में नहीं है तो ही कॉटन टिक करते हैं। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब ये क्या होता है, रेशम बहुत महंगा था और सब लोग उसको नहीं खरीद सकते थे। एक आम जनता जो है उसको नहीं खरीद सकती थी। उसी के मतलब बराबरी, उसी के समकक्ष किसको बनाया गया, ये रेयॉन का निर्माण किया गया ना। तो देखेंगे कि इसमें क्या है, इसकी मतलब एक तरीके से इसके इतिहास के बारे में देखेंगे, सारी चीज़ें रेयॉन के बारे में जानेंगे। तो रेयॉन क्या है कि अब रेयॉन की उत्पत्ति किससे हुई है, सिल्क की उत्पत्ति से ना। और सिल्क क्या है, काफ़ी महंगा था। सिल्क काफ़ी सिल्क काफ़ी महंगा था, जो राजसी वस्त्र के नाम से सिल्क काफ़ी महंगा था, जो राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी महंगा था, जो कि राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता था। और सिल्क जो है सामान्य लोग नहीं ले पाते थे। सिल्क को नहीं ले पाते थे। इसी कमी को दूर करने के लिए किसकी खोज की गई, रेयॉन की खोज की गई। इसी कमी को दूर करने के लिए रेयॉन की खोज की गई, इसीलिए इसे कृत्रिम सिल्क कहते हैं। इसीलिए इसे कृत्रिम सिल्क
कहते हैं। तो हमने क्या देखा, सिल्क जो है वो काफ़ी महंगा था और इसे राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता था। सिल्क सामान्य लोग तक, मतलब सामान्य लोग क्या होते थे कि सामान्य लोग नहीं खरीद पाते थे, नहीं ले पाते थे। इसी की कमी को दूर करने के लिए, रेशम जो है उसकी कमी को दूर करने के लिए, इसीलिए किसका निर्माण किया गया, रेयान का निर्माण किया गया और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं। और रेयान को हम 19वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। रेयान को 19वीं सदी का चमत्कार कहा जाता है। और बात की गई तो रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूर्य की किरणों का परावर्तन ना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सूर्य की किरणों का परावर्तन। रेयान का शाब्दिक अर्थ सूर्य की किरणों का परावर्तन। इसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या होती है, चमक भी ज़्यादा होती है। सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा होता है, इसीलिए है कि सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा होता है ना। परावर्तन क्या होता है कि सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें चमक होती है। इसमें सूर्य की किरणों के द्वारा क्या होती है कि चमक बढ़ जाती है ना। अब यही चमक को कम करने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक रासायनिक का प्रयोग करते हैं, रसायन का। तो वही देखते हैं कि, और वही जो है मेन है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्या होता है कि जिससे इसकी चमक को कम करने के लिए, जिससे इसकी चमक को कम करने, जिससे इसकी चमक को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या समझा कि इसका जो रेयान का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, सूर्य की किरणों का परावर्तन ना। और यही सूर्य की किरणों के परावर्तन की वजह से क्या होता है कि रेयान में चमक बढ़ जाती है, और जिससे इसकी चमक को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि टिटेनियम डाइऑक्साइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या देखते हैं कि रेयान में क्या होती है, देखिए रेयान में मजबूती और प्रत्यास्थता, रेयान में मजबूती और प्रत्यास्थता किससे, सिल्क से कम होती है। सिल्क से कम होती है, इसीलिए ये क्या होता है, ये अलग है ना, इसीलिए ये अलग है। सिल्क से क्या होता है कि देखिए, इसीलिए क्या होता है, ये अलग है किससे, सिल्क से। क्यों? क्योंकि रेयान में मजबूती और प्रत्यास्थता किससे कम होती है, सिल्क से कम होती है। देखिए कोई भी चीज़ है कि कोई जो ओरिजिनल होती है और उसका जो उसका दूसरा जो बनाया जाता है ना, उसके एकदम कितना भी आप उसकी नकल कर लीजिए, उसकी नकल करके कोई भी चीज़ बनाइए तो सेम तो वो जल्दी वो चीज़ नहीं पा सकती है। अगर कोई समझना चाहे तो रेयान और सिल्क में आराम से उसको अंतर कर सकता है।
तो उसी की मतलब उसकी नकल करके बनाया गया रेयॉन है। किसकी नकल करके बनाया गया रेयॉन है? सिल्क की नकल करके यानी रेशम की नकल करके क्या बनाया गया? रेयॉन है, रेयॉन बनाया गया। अच्छा, एक बार फिर समझते हैं रेयॉन के पिता कौन हैं। तो क्या कि कौन है रेयॉन के पिता? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट रेयॉन के पिता हैं, यानी फादर ऑफ रेयॉन है। और रेयॉन जो होता है वो क्या है कि एक अगर बात की जाए तो एक मतलब अगर पूछा जाए कि मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेशा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि रेयॉन है। मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा तो आप क्या कहेंगे कि नायलॉन है। तो रासायनिक रेशा की बात होगी तो नायलॉन है, और सेलुलोजिक रेशा की बात होगी तो क्या है कि रेयॉन है। और उसके बाद क्या है कि अगर हम रेयॉन की बात करें तो रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो सिल्क है उसकी नकल करके किसको बनाया गया है? रेयॉन को। सिल्क बहुत महंगा था, उसे राजसी वस्त्र के नाम से जानते हैं, और उसे जो है वो मतलब आम जो लोग क्या है उसको नहीं खरीद सकते थे क्योंकि बहुत महंगा था। इसी के लिए उसकी नकल करके किसको बनाया गया? रेयॉन को, जो कि सस्ता भी रहे, सेम उसी जैसा दिखे, और आम जनता भी उसको, जो गरीब लोग भी हैं उसको मतलब खरीद कर पहन सकें। तो इसीलिए इसमें कुछ सेलुलोज की मतलब 50% सेलुलोज की मात्रा होती है, 50% जो होती है रसायन की मात्रा होती है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि रेयॉन जो होता है वह बायोडिग्रेडेबल है ना। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन कैसा रेशा है? बायोडिग्रेडेबल है। अब ये होता क्या है कि अगर इसको मतलब ज़मीन में आप इसको ढक दीजिए तो क्या होता है? कीड़े मकोड़े इसको नष्ट कर देंगे। लेकिन बात की जाए किसकी? नायलॉन की तो ये कैसा रेशा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। मतलब इसको अगर आप ज़मीन के अंदर ढक देंगे नायलॉन को तो वो क्या है? वो बिल्कुल भी क्या होगा कि बिल्कुल भी उसको नष्ट, कीड़े मकोड़े ये सब क्या है नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसको अगर आप ज़मीन में ढक देंगे तो ये क्या होगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये रासायनिक रेशा है, ये सेलुलोजिक रेशा है ना। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा रेशा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आप क्या कहेंगे? नायलॉन है ना। तो इतना आप लोग समझे होंगे। अब हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में देखते हैं। किसके? रेयॉन को। रेयॉन जो है उसको देखिए इस तरीके से नहीं, उस पर कई लोगों ने मतलब पहले किसी ने उस पर कुछ रिसर्च किया, फिर किसी ने किया, फिर मतलब कई लोगों ने रिसर्च किया, उसके बाद क्या है वो रेयॉन बनकर आया। तो अब वही देखते हैं कि पहले क्या है इसका इतिहास। इसके इतिहास के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब? 1664 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कितना? 1664 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1664 में बताया कि जो रेशम का क्या है कि बताया कि जो रेशम का कीड़ा है उसके मुख के पास 2 छिद्र होते हैं। जो रेशम का कीड़ा है उसके मुख के पास जो 2 छिद्र होते हैं, जिससे क्या होती है? लार्वा की प्राप्ति होती है। जिससे किसकी प्राप्ति होती है? लार्वा की प्राप्ति होती है। लार्वा की प्राप्ति होती है। 2 छिद्र हैं जिससे लार्वा की प्राप्ति होती है। अगर इस लार्वे को मतलब इंसान बना ले, अगर इस लार्वे को इंसान क्या करे कि अगर इस लार्वे को इंसान बना ले तो क्या होगा? तो मनुष्य रेशम जैसा रेशा बना सकता है। तो बना ले तो मनुष्य रेशम जैसा रेशा
रेशम जैसा रेशा बना सकता है। देखिए हम बिल्कुल आम शब्द में जो कि आप लोगों को समझ आ सके, मतलब एकदम आप कह सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को हम समझाते हैं कि क्योंकि क्या है कि जब कोई चीज़ कोई टॉपिक आपको सही से वो समझ में ही नहीं आएगी तो फिर आप उसको डिटेल में आप मतलब आप क्या है कि एक नज़र इसको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एकदम शुरू से ही सब कुछ समझते हुए चलेंगे तो वो आपके माइंड में एक कहानी के तौर पे एकदम कहानी की तरह इसको समझेंगे तो आपको ये जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे चैप्टर देखेंगे ना तो ये बहुत टफ है, काफ़ी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। लेकिन हम इसको इतना सरल करके आप लोगों को बताएंगे कि आपको ये पूरा का पूरा जो रेयान है कैसे बना, कैसे मतलब मार्केट में आया, कैसे इसका निर्माण हुआ, सारी चीज़ें जो है हम लोग समझेंगे तो एक एक करके। लेकिन क्या है देखिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें रेयान के बारे में समझी, इसके इतिहास के बारे में स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम किसने, रॉबर्ट हुक ने कब 1664 में बताया कि जो रेशम का कीड़ा है उसके मुख के पास जो दो छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं ना, हमने बताया था रेशम वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे कि उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पिनरेट बोलते हैं ना, जिससे लार्वा की प्राप्ति होती है। अगर इस लार्वे को इंसान बना ले तो रेशम जैसा रेशा बना सकता है। अब देखिए कि और वो रेशा किसमें, कृत्रिम किसमें, ग्लूटिनस संगठन के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इन्होंने इतना रिसर्च किया, उसके बाद भी क्या है ये बहुत आगे तक नहीं चला, ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि दूसरा क्या शोध किया गया, कब, 1710 में कब, कहाँ पर, फ्रांस में ना, फ्रांस में आर.ए.डी. कौन कि रयूमोर ने बताया कि क्या रेजिन और कौन, रेजिन और लेट रसायन का प्रयोग करके रेशा बनाया जा सकता है, तो देखिए रेयान की बात की जा रही है तो रेयान को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। रेयान आया क्यों, इसलिए आया क्योंकि रेशम जो है वो बहुत महंगा था, उसे सब लोग जो है आम जनता उसे खरीद नहीं सकती थी। इसी वजह से उसकी नकल करके, रेशम की नकल करके क्या लाया गया, रेयान लाया गया। और रेयान का सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1664 में। उन्होंने बताया कि जो रेशम का कीड़ा होता है ना उसके मुख के जो ऊपर जो दो छिद्र होता है जिसको बोलते हैं स्पिनरेट, और उस दो छिद्र से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जिससे क्या बनता है, जिससे रेशम बनता है ना। और अगर इस लार्वे को मतलब इंसान जो है अगर उन्होंने ये उनके माइंड में ये चीज़ें आई कि अगर वही लार्वा इंसान बना ले तो क्या रेयान बनाया जा सकता है। तो क्या इस पे रिसर्च किया कि वो क्या है ग्लूटिनस संगठन के द्वारा इंसान क्या है, रेशम बना सकता है, तो क्या बना सकता है, रेयान बना सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी बहुत दिन तक नहीं चला। उसके बाद क्या आया 1710 में, किसने, फ्रांस ने ना। फ्रांस में क्या किया गया कि उन्होंने बताया कि रेजिन और लेट रसायन का प्रयोग करके रेशा बनाया जा सकता है। ये भी प्रक्रिया क्या है, बहुत दिन तक नहीं चली। उसके बाद क्या आया कि एक उपकरण का निर्माण किया गया जिसके द्वारा ये बताया गया कि जो रेयान का निर्माण है इसके द्वारा किया जा सकता है। और वो क्या है, 1840 में एक ऐसे उपकरण और ये उपकरण कौन सा था, स्पिनरेट था ना, सेम उसी की तरह। और ये स्पिनरेट उपकरण आप देखेंगे तो जैसे कि जो सावर होता है ना, जो इसमें से पानी निकलता है, जो सावर होता है, जो छिद्र होते हैं, सेम इसी तरीके से स्पिनरेट उपकरण होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई घोल जो होता है इसका रसायन इस तरीके से घोल तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है और वो क्या है कि स्पिनरेट के द्वारा क्या है कि वो निकल आता है। जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग बनाते हैं घर में
क्या बनाते हैं, जो सेव वाली नमकीन बनती है ना, तो उसको क्या करते हैं कि जो जाली होती है उसमें झन्ना जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं उसको घोल को डालते हैं और वो जो घोल जो नीचे से मतलब निकलता है, आप उसको क्या कर सकते हैं कि वो जो नमकीन जो झाड़ने वाली होती है, तो उसी तरीके से क्या बनाया जाता है, रेयान बनाया जाता है। तो स्पिनरेट का जो उपकरण होता है, जो स्पिनरेट होता है वो सेम इसी तरीके से होता है। 1840 में एक ऐसे उपकरण, ये क्या है कि एक ऐसे उपकरण का प्रयोग किया गया, 1840 में एक ऐसे उपकरण का प्रयोग किया गया जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते थे ना। इस छोटे छिद्र का प्रयोग, इस छोटे छिद्र का प्रयोग रेयान के बारीक घोल को छानने के लिए किया गया। तो हम लोगों ने यही समझा कि 1840 में एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया गया जिसको क्या बोलते हैं, स्पिनरेट बोलते हैं। और इस स्पिनरेट से क्या बनाया गया, मतलब रेयान के घोल को छानने के लिए उसका यूज़ किया गया ना। तो यही क्या कहलाया, यही स्पिनरेट कहलाया। अब उसके बाद क्या देखते हैं नेक्स्ट, कि उसके बाद क्या आया, कौन, जॉर्ज एडमर्स। ये जॉर्ज एडमर्स कौन थे, ये क्या थे, रसायन शास्त्री। ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के, ये स्विट्जरलैंड के थे। और क्या है कि मतलब यह बोल सकते हैं ये एक केमिस्ट थे, जॉर्ज एडमर्स ये एक केमिस्ट थे और कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की, इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने नाइट्रोसेल्यूलोज से मानव निर्मित क्या बनाया, रेयान बनाया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयान कहा जाने लगा। मतलब रेयान के जनक या रेयान के पिता कौन है, तो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझा कि सबसे पहले कौन था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि जो रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो मतलब जो क्या रेशम के कीड़े जो होते हैं उनके मुख के पास जो छिद्र होता है वहाँ से क्या होता है, लार्वा का निर्माण होता है। अगर उस छिद्र का मतलब उसका निर्माण किया जाए, उस लार्वा का निर्माण कर लिया जाए तो किसका निर्माण किया जा सकता है, तो रेशम जो है बनाया जा सकता है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन आया 1710 में ना, आरएडी क्या कौन थे, आरएडी रयूमूर ने बताया कि रेजिन और लेट नामक मतलब ये दोनों रसायन को मिलाकर, घोल को मिलाकर हम रेसे का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद एक उपकरण का निर्माण किया गया, कब, 1840 में 1840 में उपकरण का निर्माण किया गया। उसके बाद जॉर्ज एडमर्स आए। जॉर्ज एडमर्स ने ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। और ये कैसे मतलब कौन से वैज्ञानिक थे, ये रसायन शास्त्री थे, यानी एक केमिस्ट थे। इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की थी। अब ये उसके बाद कौन आया 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, जो कि आज रेयान के पिता कहे जाते हैं ना, इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज से मानव निर्मित रेयान बनाया। अब आगे क्या देखते हैं, अब 1890 कब, 1890 में LH
देश स्पीसीज 1890 में किसने क्या बनाया? कुप्रामोनियम ने कुप्रामोनियम विधि द्वारा क्या किया? रेयान बनाने का क्या किया? विधि द्वारा रेयान बनाने का प्रयास किया। इसे ही अमोनिया सिल्क के नाम से जानते हैं। तो कब 1890 में LH देस्पीसीज ने क्या किया था कि कुप्रामोनियम विधि द्वारा रेयान बनाया, इसे ही बनाने का प्रयास किया है, इसे ही अमोनिया सिल्क कहते हैं ना। इसे ही किस नाम से जानते हैं? अमोनिया सिल्क के नाम से जानते हैं। अब कब? 1892 में कौन आया? बे में ब्रेवन क्रॉस एवं किसने? मिडल। ब्रेवन क्रॉस एवं मिडल ने विस्कस रेयान की खोज की। किसकी खोज की थी? विस्कस रेयान की खोज की। यही रेयान जो है इस समय वर्तमान में यही रेयान प्रचलित है। वर्तमान में यही रेयान प्रचलित है। तो पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन सा रेयान प्रचलित है, तो आप क्या कहेंगे कि 1892 में ब्रेवन क्रॉस एवं मिडल ने विस्कस रेयान की खोज की थी, जो कि इस टाइम यही रेयान प्रचलित है। तो हम लोगों ने क्या देखा? 1890 में LH देस्पीसीज ने क्या किया था? कुप्रामोनियम विधि द्वारा रेयान बनाने का प्रयास किया। इसे ही किस नाम से जानते हैं? अमोनिया सिल्क के नाम से जानते हैं। 1892 में क्या आया? विस्कस रेयान बनकर तैयार हुआ। अब आगे देखते हैं कि 1919 में कब? 1919 में रेयान का व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ। इसके पहले सिर्फ क्या है कि रिसर्च हुआ था। इसके पहले सिर्फ रिसर्च हुआ था। तो हम लोगों ने क्या देखा? 1919 में रेयान का व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ। इसके पहले सिर्फ क्या हुआ था? रिसर्च हुआ था। तो हम लोगों ने पूरा सीरियल क्रम में समझा कि कब क्या किसने क्या किया। और अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में कौन सा रेयान प्रचलित है, तो आप क्या कहेंगे? विस्कस रेयान ना। और 1919 में रेयान का व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ, जिसे इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले इस पर क्या हुआ था? सिर्फ रिसर्च हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ था। अब क्या है कि 1925 में रेयान को सर्वप्रथम क्या किया गया था? अधिकृत मान्यता दी गई थी। मान्यता प्राप्त हो गई थी। कब? 1925 में रेयान को अधिकृत मान्यता प्राप्त हो गई थी। 1919 में व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ था। 1892 की बात की जाए तो ब्रेवन क्रॉस और मिडल ने विस्कस रेयान की खोज की थी। तो क्या हुआ कि अधिकृत मान्यता प्राप्त हो गई। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन। FTC फेडरल ट्रेड कमीशन। FTC फेडरल ट्रेड कमीशन, इसके द्वारा कब? इसके द्वारा 1937 में रेयान को मान्यता दी गई।
1937 में किसको मान्यता दी गई थी? रेयान को मान्यता दी गई। तो FTC फेडरल ट्रेड कमीशन, इसके द्वारा 1937 में रेयान को मान्यता दी गई, अर्थात रेयान नाम दिया गया। अभी तक रेयान नाम नहीं दिया गया था, लेकिन कब, मतलब 1937 में रेयान नाम दिया गया। रेयान नाम दिया गया। तो हम लोगों ने क्या समझा? फेडरल ट्रेड कमीशन, इसके द्वारा 1937 में क्या रेयान को मान्यता दी गई, अर्थात रेयान नाम जो है वो दिया गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या, सेल्यूलोज जगत का मानव निर्मित रेशा क्या है? रेयान है। सेल्यूलोज जगत का मानव निर्मित रेशा रेयान है। और क्या है कि 1937 में FTC ने सेल्यूलोज द्वारा 1937 में FTC ने सेल्यूलोज द्वारा निर्मित किसी भी रेशे को रेयान नाम दिया। किसी भी रेशे को रेयान नाम दिया। और 1946 में भारत में रेयान को सर्वप्रथम उत्पादन किया गया। सर्वप्रथम केरल में उत्पादन किया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर्वप्रथम FTC यानी 1937 में जो रेशा अभी तक चल रहा था उसको मान्यता दी गई थी, यानी तब क्या हो गया कि तब रेयान नाम दिया गया था 1937 में फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा। उसके बाद क्या आया, सेलुलोज जगत में मानव निर्मित रेशा रेयान बना। उसके बाद क्या है 1937 में मतलब यही है जो अभी आगे हम लोगों ने लिखा है। फिर 1946 में भारत में रेयान सर्वप्रथम कहाँ पर था, कहाँ पर इसका मतलब कहाँ पर उत्पादन हुआ, केरल में। आगे देखते हैं तो इतना हम लोगों ने समझा कि कब जो है भारत में उत्पादन हुआ, कब कौन सा रेयान आया, कब विस्कस रेयान आया, सबसे ज़्यादा जो है वर्तमान में प्रचलित कौन सा रेयान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेयान किसकी मतलब नकल है, सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम फिर से कोशिश करेंगे इसको समझाने की। आगे देखते हैं हम लोग कि रेयान के प्रकार। रेयान के प्रकार, अब रेयान के प्रकार की बात करेंगे तो ये कितने प्रकार की होती है कि 2 प्रकार की ना। एक पहला क्या है, पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान, दूसरा क्या है कि सेलुलोज एसीटेट रेयान। एसीटेट रेयान, तो इसमें क्या है कि पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान और सेलुलोज एसीटेट रेयान। तो रेयान नाम किसने दिया था, हम लोगों ने क्या समझा, FTC ने 1937 में ना क्या किया था कि जो भी रेशे थे उसको मान्यता दी थी और क्या किया था कि रेयान नाम दिया था। अब क्या है कि रेयान के प्रकार को हम लोग देख रहे हैं। अगर वर्तमान में प्रचलित पूछा जाए तो विस्कस रेयान वर्तमान में प्रचलित है, और पूछा जाए कि रेयान के प्रकार, तो रेयान के प्रकार 2 हैं, एक पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान, दूसरा क्या है सेलुलोज एसीटेट रेयान। अगर पूछ लिया जाए मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेयान कौन है, मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेशा, तो आप क्या कहेंगे, तो क्या होगा कि रेयान है। लेकिन अगर वही पूछ लिया जाए मानव निर्मित प्रथम वानस्पतिक रेशा,
रासायनिक क्या है कि रासायनिक है, यानी केमिकल, जो केमिकल से निर्मित रेशा होता है कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, नायलॉन कहेंगे। तो रेयान के प्रकार पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान और सेलुलोज एसीटेट रेयान, 2 हो गए। अब एक देखते हैं कि ये जो पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान है ना, इसके 3 भाग हैं, यानी 3 होते हैं ये। कौन कौन से, एक नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज जो अभी हम लोग आगे देख रहे थे, और दूसरा क्या है कि कुप्रामोनियम, और तीसरा क्या है कि विस्कस। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा, जब पूरा हम लोग सीरियल क्रम में देख रहे थे, तो नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण किसने किया था, जॉर्ज एडमर्स ने। उसके बाद क्या है, इसका निर्माण, कुप्रामोनियम का निर्माण किसने किया था, LH डेस्पिसीज ने। किसने, LH डेस्पिसीज ने ना। फिर विस्कस रेयान की बात आई थी, इसको किसने किया था कि कौन किसने किया था, वेवर, क्रॉस और मिडल ने। वेवर, क्रॉस, तो देखिए हम लोगों ने पूरी जो है हिस्ट्री अभी आगे समझी हुई है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ रेयान, यानी रेयान के प्रकार। रेयान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन हो गया, पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान, दूसरा क्या है, सेलुलोज एसीटेट रेयान। ये जो होता है पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज रेयान, दूसरा कुप्रामोनियम, तीसरा विस्कस ना, जो कि वर्तमान में यही प्रचलित है। अब देखेंगे इसमें कि क्या कमी थी कि इसको हटाया गया, क्या कमी थी कि इसको हटाकर ये आया, क्या कमी थी इन दोनों को हटाकर विस्कस रेयान आया। देखिए ये जो नाइट्रोसेलुलोज था ना, ये क्या था, इसमें बिल्कुल भी कोई गुण, कोई क्वालिटी नहीं थी। किसको, नाइट्रोसेलुलोज में कोई भी क्वालिटी, कोई गुण नहीं था। अब बात करेंगे कुप्रामोनियम LH डेस्पिसीज में, इसमें क्या है, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी थी, गुण बहुत अच्छे थे, लेकिन बात करेंगे किसकी, तो लेकिन ये बहुत ही महंगा था। अगर एक बात बताइए कि हम लोग रेशम की नकल कर रहे हैं ना, कोई चीज़ आप नकल करके बना रहे हैं, तो उसका क्या है, हम नकली जो सामान आ रहा है, जो उसका डुप्लीकेट आ रहा है, उसको हम क्यों लेंगे, अगर वो भी महंगा होगा। आप बताइए कि जैसे आप कोई कपड़े वस्त्र खरीद रहे हैं, कोई कपड़े ले रहे हैं ना, अगर आप उसकी नकल, वो रेशम की नकल है ना, रेशम की नकल है, अगर वो भी महंगा है तो आप नकल ही करके क्यों लेंगे, दूसरा क्यों नहीं, आप ओरिजिनल ले लेंगे जो उसका सही है, जो मार्केट में वो सही है, भले ही वो महंगा है, लेकिन आप तो वही तो लेंगे ना। तो ये क्या है, इसीलिए ये भी काटा गया, क्योंकि ये क्या था, क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, महंगा भी था, इसी वजह से इसको भी काट दिया गया। क्योंकि अगर किसी को ये लेना है तो क्यों, तब वो क्या है, रेशम ना ले ले, वो रेशम ना ले ले ना, वो कोई क्यों लेगा कुप्रामोनियम को, इसीलिए इसको हटा दिया गया। उसके बाद आई विस्कस रेयान की बारी। इसमें क्या था, इसमें जो है, इसमें गुण जो है बहुत अच्छे हैं, और इसमें क्या है, ये सस्ता भी है, सस्ता है, इसीलिए ये वर्तमान में प्रचलित है। तो आप लोगों ने समझा होगा। रेयान के प्रकार को एक बार फिर से समझते हैं। रेयान के प्रकार को, रेयान 2 प्रकार के हैं, एक पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान, दूसरा है सेलुलोज एसीटेट रेयान। जो पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेयान है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम, विस्कस। नाइट्रोसेलुलोज की बात आएगी तो इसके कौन, इसको मतलब किसने लाया था, जॉर्ज एडमर्स ने। कुप्रामोनियम की बात आएगी तो LH डेस्पिसीज ने, और विस्कस की बात आएगी तो वीवर, क्रॉस एंड मिडल ने। अब बात करेंगे कि इसको क्यों हटा दिया गया, तब ये आया, इसको क्यों हटाकर ये आया। इसमें क्या थे, गुण तो बहुत क्या थे, कोई क्वालिटी नहीं थी इस रेयान में, इसीलिए इसको हटा दिया गया। कुप्रामोनियम की बात आई तो कुप्रामोनियम जो है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत महंगा था, इसीलिए इसको हटाकर विस्कस रेयान आया। इसमें क्वालिटी भी अच्छी है, और क्या है कि ये सस्ता भी है, जो कि आम जनता इसको खरीद सकती है, जो कि रेशम जो है वो नहीं खरीद सकती है। तो इसीलिए ये विस्कस रेयान इस समय वर्तमान में क्या है, प्रचलित है ना, वर्तमान में प्रचलित है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो नाइट्रोसेलुलोज है, क्या देखेंगे कि नाइट्रोसेलुलोज बनाने का क्रम किस तरीके से ये बनता है। तो देखिए पहला क्या है,
तो पहला क्या है, स्टार्ट करेंगे कि कपास की पट्टी लेंगे जिसे क्या बोलते हैं, वुड पल्प बोलते हैं। कपास की पट्टी, ये क्या होता है, इसे वुड पल्प बोलते हैं। या मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब वुड पल्प मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये रुई की तरह होता है ना, कि और मतलब उसको मतलब ये बिल्कुल क्या होता है, जैसे आप ब्रेड देख सकते हैं ना, तो पूरा क्या होता है, चौड़े में होता है। उसी तरीके से इसकी पट्टी होती है, पूरी एकदम मतलब चौड़ी सी होती है ना। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो आप देखिए क्या है, कपास की पट्टी जिसको क्या बोलते हैं, वुड पल्प। अब आगे क्या देखते हैं, और क्या लेंगे, प्लस इसमें और क्या हम लोग ऐड करेंगे, इसमें नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, तो इसमें क्या ऐड किया हम लोगों ने कि कपास की पट्टी लिया और साथ में नाइट्रिक एसिड लिया ना, इन दोनों को, और साथ में क्या लेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो कपास की पट्टी लेंगे, साथ में हम लोग नाइट्रिक एसिड लेंगे यानी वुड पल्प लेंगे, साथ में HNO3 लेंगे, फिर क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे यानी SO4 ये लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त होगा, नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त होगा। एक बार फिर से समझिए, पहला स्टेप क्या है, हमने कपास की पट्टी ली, उसमें क्या हम लोगों ने ऐड किया, नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको मिलाया तो हम लोगों को नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त हुआ। अब ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त है ना, दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज लेंगे, प्लस क्या लेंगे इसमें, और ईथर लेंगे, साथ में क्या ऐड करेंगे, एल्कोहल मिलाएंगे। एल्कोहल मिलाने के बाद क्या है कि हमें क्या प्राप्त होगा, क्या कोलाइडल घोल की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्त होगा, कोलाइडल घोल की प्राप्ति होगी। अब एक बार फिर से देखिए कि अब ये जो हम लोगों को क्या मिला, पहला स्टेप क्या था, कपास की पट्टी, नाइट्रिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों को हम लोग मिलाए, हम लोगों को क्या मिला, नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त हुआ। फिर जो नाइट्रोसेल्यूलोज है उसको लिया, उसमें ईथर और एल्कोहल मिलाया, अब हम लोगों को क्या मिला, कोलाइडल घोल प्राप्त हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, कोलाइडल घोल लेंगे, तीसरे नंबर पे कोलाइडल घोल लेंगे। उसके बाद क्या है, स्पिन रेट से क्या करेंगे, उसमें स्पिन रेट में डालेंगे तो इससे क्या मिलेगा, रेयान रेसा। यहाँ पर ईथर और एल्कोहल वाष्पीकृत करते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या बनाया कि रेयान रेसा कैसे बना, हम लोगों ने क्या जो कोलाइडल घोल था उसको क्या किए, घोल को हम लोगों ने स्पिन रेट में डाल दिया, और स्पिन रेट में डालने के बाद तो हमने बताया ना कि हम लोगों ने ये समझा कि स्पिन रेट होता क्या है, ये बिल्कुल जैसे सावर होता है तो उसमें से पानी इस तरीके से निकलता है ना, तो वैसे सेम स्पिन रेट होता है। जब घोल को डालेंगे तो वो जो क्या है, रेसे की तरह लंबा लंबा वो निकलेगा। तो घोल को डाला तो रेयान रेसा यहाँ पर प्राप्त हुआ, और ईथर और एल्कोहल को किसमें किया था, हम लोगों ने वाष्पीकृत किया ना। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कुप्रामोनियम बनाने की विधि। ये क्या बनाने का था, नाइट्रोसेल्यूलोज। कुप्रामोनियम बनाने की विधि,
बनाने की विधि। अब ये कुप्रामोनियम कैसे बनकर तैयार होगा, इसमें क्या होगा, देखिए कपास की पट्टी लेंगे, कपास की पट्टी, साथ में क्या ऐड करेंगे कि कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसे क्या करेंगे, उबालेंगे ना, कि कपास की पट्टी, कास्टिक सोडा, फिर इसे क्या करेंगे, उबालेंगे। अब उबला हुआ पदार्थ जब उबाल लिया तो उबला हुआ पदार्थ, ये पहला स्टेप था। दूसरा क्या है, उबला हुआ पदार्थ लेंगे, उसके बाद क्लोरीन से विरंजन करेंगे, क्लोरीन से विरंजन करेंगे। अब क्या होगा, क्लोरीन से विरंजन करेंगे, फिर जो विरंजित घोल प्राप्त होगा, विरंजित घोल को किसमें, कॉपर सल्फेट, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या है कि तो इन सबको मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने क्या मिलाया, विरंजित घोल को, कॉपर सल्फेट को, अमोनिया हाइड्रोक्साइड को, इस सब को जब मिला लिया तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ कि कुछ मिश्रण प्राप्त होगा। अब ये जो मिश्रण प्राप्त होगा, इसी मिश्रण के को क्या करेंगे, स्पिन रेट से गुजारते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, कुप्रामोनियम रेयान की प्राप्ति होगी। तो कुप्रामोनियम रेयान की प्राप्ति होगी। तो हम लोगों ने क्या समझा, कुप्रामोनियम रेयान कैसे बनता है। पहले हम लोगों ने कपास की पट्टी लिया, कास्टिक सोडा को मिलाया, तो हम क्या करेंगे, दोनों मिलाकर उसको उबालेंगे। अब जो उबला हुआ घोल प्राप्त हुआ, वो क्या करेंगे कि उबला हुआ पदार्थ को क्लोरीन से विरंजन करेंगे। अब जो विरंजित पदार्थ प्राप्त होगा उसमें कॉपर सल्फेट, अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, सब मिला देंगे और क्या होगा कि मिश्रण प्राप्त होगा। इसी मिश्रण को स्पिन रेट से गुजारते हैं तो कुप्रामोनियम रेयान की प्राप्ति होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि विस्कस रेयान। अब ये देखिए, ये जो क्या है कि विस्कस क्या है, एक घोल है। क्या करेंगे कि विस्कस लेंगे ना, और इसको क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए तो कपास की पट्टी लेंगे, इसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कपास की पट्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या करेंगे कि डुबाएंगे, डुबाकर ना इसको डुबाएंगे। क्षारीय सेलुलोज क्या होगा कि मतलब वो प्राप्त होगा। अब यही जो डुबाए हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, यही डुबा कर रखना, इसे स्टीपिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को डुबा कर रखना क्या कहलाता है, स्टीपिंग प्रोसेस कहते हैं। देखिए, कपास की पट्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे कि क्षारीय घोल में, अरे इसको क्या करते हैं, डुबाते हैं। यही जो डुबाना है स्टीपिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये क्या है कि इसको डुबाएंगे और ये किसमें क्या प्राप्त होगा, क्षारीय सेलुलोज जो है वो प्राप्त होगा। ये जमा हुआ है और अब क्या करेंगे कि इसके मतलब ये जो क्षारीय सेलुलोज है ना, ये कैसे फॉर्म में है, जमा हुआ है। कैसे फॉर्म में है, जमा हुआ है। अब इसके क्या करेंगे, अब इसके टुकड़े करेंगे, अब इसके
टुकड़े करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे क्या होता है कि जैसे कि आप लोग बनाते होंगे ना, वो जो मतलब ब्रेड होता है ना, तो ब्रेड को क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ना, खूब लंबा लंबा ऐसे चौड़े चौड़े टुकड़ों में काटते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये भी है कि हम लोगों ने क्या किया कि कपास की पट्टी लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, अब उसको जो डुबाया, क्षारीय सेलुलोज प्राप्त हुआ, और वो क्या है, काफ़ी ठोस है। उसको क्या करेंगे, ये जमा हुआ है, अब इसके टुकड़े करेंगे ना, और यही जो डुबाना है यही क्या कहलाया, स्टिपिंग प्रोसेस कहलाया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्षारीय सेलुलोज, दूसरा क्षारीय सेलुलोज क्या करेंगे कि क्षारीय सेलुलोज इसको क्या करते हैं, नियंत्रित ताप व दाब, नियंत्रित ताप व दाब, क्षारीय सेलुलोज नियंत्रित ताप व दाब पर क्या करते हैं कि 3 से 4 दिन तक 29 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे कि इसे किस पर, इसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या करेंगे कि डालकर छोड़ देंगे। किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ डालकर छोड़ देंगे। और कितने दिन तक, 3 से 4 दिन तक 29 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित ताप व दाब के साथ। किसमें, क्षारीय सेलुलोज को, जो हम लोगों ने काटा है उस टुकड़े को इस घोल में क्या करेंगे कि डालकर छोड़ देंगे। अब ये क्या होगा कि इससे क्या प्राप्त होगा, जब डालकर छोड़ देंगे तो इससे एक्सेंथेट सेलुलोज प्राप्त होगा, होगा। अब जब ये मिल गया उसके बाद क्या होगा कि यही जो मतलब ये जो है ना, यही क्या कहलाता है, ये एजिंग प्रोसेस कहलाता है। नहीं, यही क्या कहलाएगा, एजिंग प्रोसेस कहलाएगा। किस प्रक्रिया के बाद ये प्राप्त हुआ, क्षारीय सेलुलोज को हम लोगों ने क्या किया, नियंत्रित ताप व दाब के साथ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ डालकर छोड़ देंगे, एक्सेंथेट क्या होगा, सेलुलोज प्राप्त होगा। अब ये क्या होगा, तीसरा स्टेप, ये दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा कि एक्सेंथेट सेलुलोज को किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेंथेट सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे कि के घोल में डुबाएंगे, के घोल में डुबाएंगे। और ये क्या होगा कि घोलना ना, इसको घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। मतलब इसको डुबाकर उसको घोल देंगे, क्या हो जाएगा, गाढ़ा घोल प्राप्त होगा, गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। अब जब यह गाढ़ा घोल प्राप्त होगा उसके बाद क्या करेंगे, जो गाढ़ा घोल है, गाढ़ा घोल इसको क्या करेंगे, छानेंगे, छानना। उसके बाद अम्लीय स्पिनरेट के द्वारा, स्पिनरेट से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। और जब स्पिनरेट से बाहर निकालेंगे तो यही क्या होगा कि रेशा प्राप्त होगा, रेशा प्राप्त होगा। स्पिनरेट से बाहर निकालेंगे, इसी से क्या होगा, और ये जो गाढ़ा घोल है ना, इसी को क्या बोलते हैं, यही क्या है, विस्कस है।
यही विस्कस मतलब जो गाढ़ा घोल है इसी को विस्कस कहते हैं। यानी विस्कस को छानेंगे और स्पिन रेट से, तो इसमें क्या है कि छानने के बाद जो इसके ठोस पदार्थ होंगे सब बाहर निकल जाएंगे और एक रेशा प्राप्त होगा। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को विस्कस रेयान बोलते हैं ना। जो रेशा प्राप्त होगा उसी को विस्कस रेयान बोलते हैं। तो ये क्या हम लोगों ने देखा कि विस्कस रेयान कैसे बनता है, और क्या देखा हम लोगों ने कि क्या बनता है कि नाइट्रोसेलुलोज कैसे बनते हैं और कुप्रामोनियम रेयान कैसे बनता है। तो ये पूरा क्या हो गया, 3 प्रकार के जो रेयान होते हैं इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। तो हम लोग क्या आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयान के बारे में। तो पहले क्या देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है कि देखिए कि क्या होता है कि जैसे पहले सेलुलोज लेंगे ना, यानी पल्प ऑफ वुड, सेलुलोज लेंगे, सेल्यूलोज मतलब जो आपने वो इतना लंबा चौड़ा आपने समझा, तो उसको थोड़ा सा इजी करके हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि कैसे ये बनकर तैयार होता है। तो पहले सेलुलोज लेंगे, यानी ये क्या है सेलुलोज, ये पल्प ऑफ वुड, इसको लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज यानी जो कॉटन के यानी कॉटन ना, कॉटन लिंटर जो होता है उसको लेंगे। कॉटन लिंटर आप लोगों ने देखा होगा ना, वो क्या इतना चौड़ा होता है ना, तो कॉटन लिंटर लेंगे, उसको क्या किया जाता है बाद में काटा जाता है। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कॉटन लिंटर यानी सबसे पहले सेल्यूलोज या इसको क्या कह सकते हैं कॉटन लिंटर को लेंगे। उसके बाद क्या होगा, लिया, फिर क्या किया कि इसे किसमें, कास्टिक सोडा, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है सेम वही चीज़ है, किसमें क्या करेंगे, कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया, कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया। फिर क्या किया, जिससे सोडा पल्प को क्या करेगा, सोख लेगा, जिससे कास्टिक सोडा के घोल में उसको डुबाया, जिससे क्या होगा, जिससे सोडा पल्प को सोख लेगा। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि अब क्या होगा कि अब प्रेसिंग करेंगे। अब एक बात बताइए, जब आप लोग वो बनाते हैं ना कटलेट बनाते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे उसमें क्या किया जाता है कि ब्रेड को मतलब अब वो ब्रेड तो मतलब ऐसे तो कटा हुआ आता नहीं है, मान लीजिए वो ब्रेड जो है जैसा कि आप लोग कटा आप पीस में देखते हैं, वो उस तरीके से ना कटा हो, आपको पूरा ज्वाइंट हो, आपको लाके घर पे ही काटना हो। तो जब आप लोगों ने काटा ना, तो काटने के बाद आप लोगों को क्या किया, आपने उसको किसमें, कास्टिक सोडा में जब आपने उसको डुबा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे घोल को जो पल्प वगैरह है सबको सोख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको प्रेस किया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बनाते हैं कटलेट वगैरह, तो ब्रेड को क्या करते हैं कि उसको घोल में डीप करते हैं ना, पानी में डीप करते हैं, उसके बाद हल्का सा प्रेस करके उसको निचोड़ देते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, जिसमें बैटर वगैरह भर के, जो भी आलू का मिक्सचर, जिस चीज़ का आप कटलेट बना रहे हो, चाहे वेज कटलेट बना रहे, जिस तरीके का आप कटलेट बनाते हो, उसके बाद क्या करते हैं कि ब्रेड को उसमें लपेट देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तलते हैं। तो ये क्या है कि अब इसमें आपने उसमें क्या किया, उसमें डुबा लिया। अब क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे ना। प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, यानी क्या करेंगे, पल्प को, यानी प्रेस करने के बाद यानी पल्प को रोलर्स की सहायता से, रोलर्स की सहायता से क्या करेंगे, दबाकर गुजारा जाता है।
अब ये बहुत छोटे पीस में तो होता नहीं है कि इसको हाथ से क्या करेंगे, प्रेस करके इसको निकाल देंगे। तो क्या करते हैं, इसको रोलर्स की सहायता से यूज़ करते हैं। रोलर्स की सहायता से दबाकर क्या करते हैं कि दबाकर गुजारा जाता है। अब जिससे क्या होगा कि एक शीट प्राप्त हो जाती है। जिससे क्या होगा, जिससे एक शीट प्राप्त हो जाती है। तो एक बार फिर से आप लोग समझिए कि सबसे पहले क्या किया, कॉटन लिंटर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसको कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया गया, जिससे सोडा क्या करता है, सोडा पल्प को सूख लेता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, पल्प को मतलब प्रेस करने के लिए, मतलब उसको दबाने के लिए क्या करेंगे कि रोलर्स की सहायता से उसमें क्या करेंगे, उसको गुजारेंगे, जिससे एक शीट क्या होती है कि प्राप्त हो जाती है। अब आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे कि वाइट क्रम्ब, वही जो मतलब जो पीस प्राप्त हुई है ना, जो इसको कट करके हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसी को बोलते हैं वाइट क्रम्ब को इसी शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। वाइट क्रम्ब, यही वाइट क्रम्ब है। इसी को क्या करते हैं, इसी शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो ये जो है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो तो बड़ा टुकड़ा है, उसको बारीक बारीक क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तब भी ये बड़ा है ना। इसको क्या किया है हम लोगों ने, रोलर्स की सहायता से गुजार कर उसको क्या किया, प्रेस कर दिया है ना, जिससे क्या है कि जो वो सोखा है पल्प वगैरह सब निकल जाए, और जिससे क्या करेंगे कि एक शीट प्राप्त हो जाएगा। इसी शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं कि काटते हैं। अब क्या करेंगे कि एजिंग प्रोसेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एजिंग प्रोसेस होता क्या है। एजिंग प्रोसेस करेंगे ना, और एजिंग प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें हम 3 से 4 दिन के लिए 29 डिग्री सेल्सियस पर ना, 29 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ दे रहे थे। एजिंग प्रोसेस में जो मिक्सचर वगैरह था उसमें 3 से 4 दिन के लिए 29 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ दिया था। तो वही क्या करते हैं कि एजिंग प्रोसेस करेंगे। अब एजिंग में, अब किसमें, एजिंग के अंतर्गत हम वाइट क्रम्ब, अब एजिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वाइट क्रम्ब को खुले में ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं। क्रम्ब को खुले में किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझा कि पहले हम लोगों ने क्या किया, सेलुलोज लिया, कॉटन लिंटर लिया, उसको कास्टिक सोडा में डुबाया, जिससे क्या किया, पहले सोख लिया, फिर उसको क्या किया कि उसको रोलर्स की सहायता से गुजारा। उसके बाद क्या किया, उसको मतलब उसको प्रेस करने के लिए फिर वाइट क्रम्ब जो शीट प्राप्त हुआ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। अब एजिंग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, वाइट क्रम्ब को खुले में ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देंगे, जो वही हम लोग देख रहे थे ना कि कितने 29 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 दिन के लिए छोड़ा जा रहा था ना, वही क्या है, एजिंग प्रोसेस है। अब आगे क्या देखते हैं कि अब जब हम लोगों ने एजिंग प्रोसेस किया, उसके बाद क्या है, जेंथेसन। अब ये जेंथेसन में क्या करेंगे कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करके, किसका यूज़ करके, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करके, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करके क्या किया जाएगा, वाइट क्रम्ब को घोल में डुबा दिया जाता है। वाइट क्रम्ब को घोल में डुबा दिया जाता है।
तो हम लोगों ने क्या देखा, जिंथेसन मतलब जो जिंथेसन प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करके क्या करेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पर प्राप्त, हम लोगों ने क्या किया था, एजिंग प्रोसेस किया था ना, ऑक्सीजन में छोड़ दिया था। उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे जिंथेसन में कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करके वाइट जो क्रम्ब है, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े में हम लोगों ने काटा है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों ने काटा है, उसी को क्या करते हैं कि घोल में डुबा देते हैं। किस घोल में, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डुबा देंगे। अब इस जिंथेसन प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, इसी को जिंथेसन प्रोसेस कहते हैं। जिंथेसन प्रोसेस क्या है कि कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में वाइट क्रम्ब को क्या होता है, उसे डुबा दिया, यही क्या कहलाता है, जिंथेसन प्रोसेस कहलाता है। अब जो है कि अब जो हम लोगों को अभी तक जो है सफ़ेद रंग का जो कॉटन का टुकड़ा था ना, वो किस रंग में बदल जाएगा, पीले रंग में। किस घोल में डालने के बाद, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डालने के बाद। देखिए इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, कॉटन लिंटर था ना, तो वो क्या था, वाइट कलर का था। लेकिन जब वही वाइट कलर को हम लोगों ने इस घोल में, जब यहाँ तक वो पहुँचा तो वाइट कलर का था, लेकिन जब वो यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड तक पहुँचा, इस घोल में जब हम लोगों ने डाला तो वो किस कलर में बदल गया, पीले रंग के कलर में बदल गया। तो इसमें कॉटन के टुकड़े क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब इसमें घोल में डालने के बाद तो क्या होगा कि सफ़ेद, अब इस घोल में डालने के बाद सफ़ेद कलर का टुकड़ा किस में बदल गया, पीले रंग में, पीले रंग का हो जाता है। तो यही क्या किया कि अब इस घोल में डालने के बाद जो सफ़ेद कलर का टुकड़ा था वो किस में बदल गया, पीले रंग में बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या किया जाता है, मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, घोल प्राप्त होता है, घोल प्राप्त होता है। पहले हम लोगों ने एजिंग प्रोसेस किया, फिर जिंथेसन प्रोसेस किया। एजिंग प्रोसेस के लिए क्या किया, वाइट क्रम्ब को खुले वातावरण में ऑक्सीजन के लिए उसे छोड़ दिया। उसके बाद जिंथेसन में क्या किया, किस घोल में डाला, कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में डाला, जिससे इस घोल में जाने के बाद जो वाइट कलर का मतलब वो टुकड़ा था वो किस में बदल गया, पीले रंग में बदल गया। फिर उसके बाद उसको क्या किया कि मिक्स कर दिया। अब ये मिक्स करने के बाद क्या होगा कि अब विस्कस यानी घोल, अब विस्कस ना, ये अब क्या करेंगे, विस्कस, इसे येलो क्रम्ब को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। लिए क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। अब देखेंगे कि घोल पक गया है या नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि घोल पक गया है या नहीं, नहीं। अब देखेंगे कि घोल पक गया है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फिल्टरिंग प्रोसेस करेंगे, अर्थात घोल को छानेंगे। और जब फिल्टरिंग प्रोसेस करते हैं ना, कोई चीज़ आप छानते हैं तो इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे मतलब पहले देखिए ये कई बार छाना जाएगा। एक बार हम लोग छानेंगे, जो मोटे टुकड़े होंगे वो बाहर करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे कि अर्थात घोल को छानेंगे, ना। जो मोटे टुकड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, या अशुद्धियाँ क्या होंगी, वह अलग हो जाए।
अलग हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको छाना, जिससे क्या जो मोटे टुकड़े हैं या जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाएं ना, और हमें क्या है शुद्ध घोल प्राप्त हो जाए। तो पहले हमने किया तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, हम लोगों को जब फिल्टरिंग प्रोसेस किया तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, जो जो उसके मोटे टुकड़े थे वो क्या है कि हट गई। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको छानेंगे। अभी तक तो बड़े टुकड़े छने थे, बड़े टुकड़े अलग हुए थे, बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ अलग हुई थी। फिर से छानेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अलग होंगे। तो क्या हो गया कि फिर क्या करेंगे कि स्टर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसके द्वारा क्या होगा कि इससे महीन धूल कण को भी छान लिया जाएगा। महीन धूल कण को छान लिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहले हम लोगों ने जब छाना तो बड़े टुकड़े जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ हुई वो छनी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, महीन धूल कण को छाना। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद अब एसिड बाथ करेंगे। क्या करेंगे, एसिड बाथ करेंगे। अब घोल को क्या करेंगे कि एसिड से गुजार कर बची हुई गंदगी को भी हटा देंगे। से गुजार कर बची हुई गंदगी को क्या करेंगे कि बची हुई गंदगी को भी हटा देंगे। एसिड बाथ के द्वारा मतलब क्या करेंगे कि जो बची हुई गंदगियाँ रहेंगी उसको भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि अब स्पिनरेट के द्वारा जो शुद्ध घोल प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, स्पिनरेट से गुजारेंगे। स्पिनरेट के द्वारा घोल को बाहर, अब स्पिनरेट के द्वारा क्या करेंगे, घोल को बाहर निकाला जाता है, जिससे क्या प्राप्त होगा, धागा प्राप्त होगा ना। तो मतलब इतनी प्रोसेस की गई। पहले हम लोगों ने क्या की, बड़ी अशुद्धियाँ हटाई, बड़े बड़े जो मिट्टी के कण, धूल के कण होते हैं उनको हटाए, फिर छोटे छोटे कण को हटाया गया, फिर एसिड में गुजार कर जो और भी बची हुई अशुद्धियाँ थी उनको हटाया। उसके बाद इतने प्रोसेस के बाद क्या है कि स्पिनरेट में डालकर उसके बाद क्या हो गया कि द्वारा घोल को बाहर निकाला गया ना। अब इसे क्या करेंगे, इतना हम लोगों ने किया ना, बाहर निकाला। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे ड्राइंग मतलब खींचना यानी जितना लंबा रेशा चाहिए उतना ही उसको खींचते हैं। जैसे कि आप लोग जब नमकीन बनाते हैं, सेव वाली नमकीन, तो जितना लंबा चाहिए होता है ना, जब ये देखिए जो कचरी वगैरह बनती है, आप उसको जितना लंबा चाहिए उतना लंबा बनाते हैं, उसके अंदर करते हैं काट देते हैं ना, या मतलब उसको उतना अगर छोटा रहता है तो हटा देते हैं। तो उसी तरीके से उसको खींचेंगे, जितना लंबा आपको चाहिए होता है उतना लंबा चाहिए आप लोग बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो मतलब ये रेशा क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जितना लंबा रेशा आप बनाना चाहते हैं ना। तो ये क्या है कि अब इसे खींचेंगे, और खींचने के बाद क्या होगा कि जितना लंबा रेशा चाहिए होगा उतना लंबा रेशा आप बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वॉशिंग मतलब धुलाई करना। फिर क्या करेंगे, आप उसको धुलेंगे। फिर क्या करेंगे, कटिंग ना। फिर कटिंग करेंगे, मतलब आप मतलब जो फाइबर है आपका बनने के लिए रेशा बन गया। फिर उसके बाद आपने उसको कपड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, उसकी आप कटिंग करेंगे। तो ये क्या है, पूरा बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रेयान की तैयारी कैसे करते हैं उसको देखते हैं। की तैयारी,
प्रिपरेशन ऑफ रेयान। इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या है कि डीलक्चरिंग प्रोसेस, डीलक्चरिंग प्रोसेस ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये डीलक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो लक्चर होता है, चमक होता है, उसकी दूर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और हम लोगों ने रेयान को स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उसकी चमक को दूर करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड घोल की ज़रूरत पड़ती है। तो यही देखते हैं कि इसमें क्या होता है, चमक को दूर करने के लिए, चमक को दूर करने के लिए, चमक को दूर करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड और क्या, मोम, और क्या है कि तेल। चमक को दूर करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, मोम, तेल, क्या होता है, पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। पैराफिन का प्रयोग करते हैं। फिर इससे क्या होता है, ये चमक कम करने की प्रक्रिया डीलस्टरिंग कहलाती है ना। चमक को कम करने के लिए हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में ही देखा था, मोम, तेल, पैराफिन इन सब का यूज़ करते हैं। और चमक कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीलक्चरिंग कहलाती है। अब आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं, स्पिनिंग। स्पिन रेट के छिद्रों को मोटा व चौड़ाई, स्पिन रेट के छिद्रों को मोटा व पतला कर इच्छानुसार लंबाई व चौड़ाई का धागा प्राप्त किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है, स्पिन रेट का जो छिद्र होता है उसमें जब घोल को डालेंगे आप, तो मतलब क्या है कि वो मोटा, मतलब आपको मोटा धागा प्राप्त करना है कि लंबा प्राप्त करना है, पतला प्राप्त करना है, मतलब ये क्या है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसको क्या बोलते हैं, स्पिन रेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं कि इसी को कताई बोलते हैं, स्पिन रेट। अब देखेंगे कि ये जो रेयान पर स्पिनिंग करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से रेयान पर स्पिनिंग करने के 3 तरीके होते हैं। रेयान पर स्पिनिंग करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका देखेंगे क्या है कि मोनोफिलामेंट यानी इकहरे रेशे। क्या है, मोनोफिलामेंट यानी इकहरे रेशे। अब ये मोनोफिलामेंट की बात आती है तो ये मोनोफिलामेंट होते क्या हैं, मोनो मतलब एक ना, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी एक ही रेशे का प्रयोग करते हुए धागा बनाना, ये क्या कहलाता है, मोनोफिलामेंट कहलाता है। क्या, एक ही रेशे का ना, एक ही रेशे का प्रयोग करते हुए धागा बनाना, ये क्या कहलाता है, मोनोफिलामेंट कहलाता है। अब किसकी बात करेंगे, मल्टीफिलामेंट।
तो मल्टी फिलामेंट होता क्या है? मल्टी फिलामेंट होता है, इसे बोलते हैं बहुरेशीय, बहुरेशीय ना। मतलब इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक रेशे को मिलाकर धागा तैयार किया जाता है तो वही क्या होता है कि मल्टी फिलामेंट होता है। जब 2 या 2 से अधिक धागा मिलाकर, जब 2 या 2 से अधिक क्या है रेशे को मिलाकर तैयार किया जाता है तो ये क्या कहलाता है कि इसे बहुरेशीय धागा कहते हैं। धागा कहते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर पे, तो इसे क्या बोलते हैं? स्पन। स्पन बोलते हैं, यानी कता हुआ रेयान। ये क्या होता है? स्पन मतलब हम लोग जानते ही हैं, स्पन जानते हैं ना कि स्पन मतलब होता है मतलब छोटा ना, यानी छोटे रेशे को, मतलब छोटे रेशे को मिलाकर तैयार किया जाता है तो वही क्या कहलाता है? स्पन। तो छोटे रेशे छोटे रेशे या टूटे फूटे रेशों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पन बोलते हैं, यानी कता हुआ रेयान बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? रेयान पर स्पिनिंग करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक मोनोफिलामेंट जिसे कहते हैं इकहरा रेशा, इसमें क्या होता है कि जब एक ही रेशे से धागा तैयार किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं कि मोनोफिलामेंट। और मल्टीफिलामेंट बहुरेशीय, जब 2 या 2 से अधिक रेशे को मिलाकर तैयार किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? मल्टीफिलामेंट। स्पन मतलब छोटे रेशे को मिलाकर, टूटे फूटे रेशे को मिलाकर आपस में मिलाकर बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है कि वो स्पन मतलब कता हुआ रेयान कहलाता है। अब आगे क्या देखते हैं? इतना हम लोगों ने देखा तो ये पूरा रेयान जो है, काफ़ी चीज़ें इसमें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसमें देखते हैं इसकी विशेषताएं, और जो कि हम लोग हर रेशे में पढ़ रहे हैं। विशेषताएं। अब विशेषताओं में क्या देखेंगे? एक क्या होता है भौतिक, दूसरा क्या होता है रासायनिक। भौतिक, दूसरा क्या होता है रासायनिक। अब ये भौतिक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये भौतिक जो होता है इसके संगठन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? सेलुलोज। तो संगठन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये कैसा है? ये सेलुलोजिक रेशा है। इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा ना। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब आप स्पिंडल से घोल को आप डालते हैं तो आप इसको अपनी इच्छा अनुसार क्या होते हैं कि निर्माण कर सकते हैं। तो इच्छानुसार क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद बना रहे हैं ना आप, तो ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। आप इसको छोटा रेशा बनाइए, आप इसको बड़ा रेशा बनाइए, तो छोटा इच्छानुसार क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं ना। ये क्या होता है? इच्छानुसार निर्माण क्या होता है कि निर्माण कर सकते हैं, यह विधि पर निर्भर होती है। और क्या होता है? जलने पर रुई जैसा, परंतु क्या होता है? परंतु बाद में काले रंग का गोल रूप धारण कर लेता है। गोल रूप धारण कर
लेता है ना। और जो जलने पर इसकी राख होगी वह कैसी होगी? जलने पर राख भूरे रंग की, जलने पर राख भूरे रंग की। लौ की बात करेंगे तो लौ जो है वो पीले रंग की होगी, क्योंकि सेलुलोजिक है, पीले रंग की होती है। और मजबूती इसकी, पहले इतना देखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। संगठन सेलुलोजिक रेशा है, इसको हम लोगों ने बात किया कि अगर पूछ लिया जाए मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेशा कौन है, तो कौन सा है? रेयान है ना। संरचना क्या है? ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी निर्माण, आप जैसा निर्माण करना चाहे। जलने पर रुई जो है रुई जैसा, परंतु बाद में कैसा होगा कि काले रंग का गोल रूप धारण कर लेगा, क्योंकि ये क्या है कि जलने पर ये मतलब ये कुछ मतलब पिघलता है ना। और क्या है? जलने पर राख जो होगी वह कैसी होगी? भूरे रंग की होगी, लेकिन क्या है? लौ जो इसकी होगी वह पीले रंग की होती है। और रुई के समान क्या है? ये जलता है, लेकिन फिर क्या होगा कि जलेगा ना। रुई के समान ये जलेगा, लेकिन क्या करेगा? पिघलेगा। ये पिघलेगा, जलता तो है, उसी समान गंध आएगी जैसे रुई जलता है, लेकिन क्या करेगा? ये पिघलेगा। और क्या है? लौ जो होगी इसकी पीले रंग की होती है। मजबूती जो देखेंगे, मजबूती की बात की जाएगी तो मजबूती सूखी अवस्था में होती है, सूखी अवस्था में होती है, परंतु गीली अवस्था में कम हो जाती है। कितनी परसेंट कम होती है? 40 से 70% क्या होती है? मजबूती कम हो जाती है। मजबूती सूखी अवस्था में होती है, लेकिन गीली अवस्था में मजबूती 40 से 70% क्या होती है? कम हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? संरचना सेलुलोजिक जगत का रेशा है, इच्छानुसार निर्माण पर कर सकते हैं। जलने पर रुई जैसा, परंतु बाद में काले रंग के गोल जैसा मतलब धारण कर लेगा, ये पिघलेगा ना, पिघलेगा ये। और जलने पर राख जो है भूरे रंग की होगी। लौ की बात करेंगे वो भी पीले रंग की। मजबूती सूखी अवस्था में होती है, परंतु गीली अवस्था में क्या होती है कि 40 से 70% कम हो जाती है। और इसमें क्या देखते हैं कि 40 से 70% क्या होती है? कम हो जाती है। दबाकर कपड़े की धुलाई, दबाकर मतलब इसको आप एक ये कह सकते हैं कि आप इसको रगड़ कर, इस पर रगड़ने का बुरा प्रभाव पड़ता है ना। किसका? रगड़ कर कपड़े को नहीं धुलते हैं, रगड़ कर कपड़े को नहीं धुलते हैं। क्या करते हैं कि मतलब जो रेयान के कपड़े होते हैं उनको रगड़ कर नहीं धुलते हैं, रगड़ने का इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब और क्या होता है कि हमने क्या देखा कि रगड़ घर्षण का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और किसका? कि रेयान ताप का सुचालक होता है, सुचालक होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं रेयान जो होता है, रेयान के कपड़े वो कैसे होते हैं? ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं, मतलब ये क्या होता है कि मतलब ये ठंड के मौसम में ये कपड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। ठंड के मौसम में कपड़ा जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं कि ये क्या है? रेयान की प्रकृति कैसी होती है? ठंडी होती है। और क्या देखते हैं इसमें? प्रत्यास्थता का क्या होता है? अभाव होता है ना। और प्रतिस्कंदता का भी क्या होता है इसमें? स्कंदता का भी इसमें क्या होता है? अभाव होता है, अभाव ना। सिकुड़न भी क्या होती है इसमें? सिकुड़न भी पड़ती है। संकुचन इसमें विद्यमान होता है। तो ये क्या हो गया? ये इसके जो भी मतलब इसके क्या हो गए? भौतिक हो गए। अब कुछ थोड़ा सा एक दो इसमें क्या रासायनिक है उसको भी देख लेते हैं। रासायनिक, अब रासायनिक में इसमें क्या देखेंगे कि अम्ल का प्रभाव जो होगा ये इस पर अम्ल का प्रभाव हल्का होगा ना। अम्ल का प्रभाव हल्का
और इसमें ऐसे अम्ल का यूज़ करेंगे कि जो हल्के प्रकृति के हो ना, कि ऐसे अम्ल का प्रयोग करते हैं जो नेचर में हल्का हो। इसमें सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका नहीं करते हैं? सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल का यूज़ नहीं किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सामान्य क्षार का यूज़ करते हैं, सामान्य क्षार का यूज़ करते हैं। और क्या देखते हैं इसमें? सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच का प्रयोग इसमें अच्छा होता है। किसका? सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच अच्छा होता है। और क्या होता है कि रंग जो होते हैं कि आप मतलब सफ़ेद होते हैं, आप इसको चाहें तो और भी कलर कर सकते हैं ना। रंग जो होते हैं इसके क्या होते हैं कि टिकाऊ नहीं होते हैं, रंग टिकाऊ नहीं होते हैं। पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। हम लोगों ने भौतिक प्रभाव देखे, इसके भौतिक विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं। तो आज ये हम लोगों का रेयान का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। ये कैसा रेशा है, इसके पिता कौन है, इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, इस पर मतलब कैसे इसके जो इसमें चमक होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो चमक होती है वो मतलब क्या है, जो छोटे छोटे पॉइंट में आप इसको करके पढ़ेंगे तो क्या है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन आप इसको अगर अच्छा मतलब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंट में करके इसको पढ़िए कि जिससे आपको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको लगे कि हाँ आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम कोशिश करेंगे आपको इसको बताने की। और आज की क्लास जो है यहीं तक थी। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ।